बिजली ने मारा है। 25,000 रुपए बिल आया, मोटरसाइकिल बेच के मैं अपना बिल अदा किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। बिजली के बिलों पर मुल्क गिर एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब किया। आज इसका फॉलो अप हुआ। कल काबीना के इजलास में तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी, मगर निगरान हुकूमत के पास फौरी रिलीफ देने का मार्जिन बहुत कम है। बिजली के बिलों में तकरीबन 70% कैपेसिटी चार्जेस और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं। कैपेसिटी चार्जेस कम हो नहीं सकते क्योंकि पावर पॉलिसी के तहत हुकूमत ने बिजली के कारखानों से मुआहदा किया हुआ है, जबकि टैक्सेस कम या ख़त्म करने के लिए IMF की मंजूरी दरकार है। अगर IMF मंजूरी दे भी दे तो हुकूमत के पास इस कमी को पूरा करने के लिए कोई मुतबादिल जरिया नहीं है, जबकि पावर सेक्टर मौजूदा शक्ल में अनसस्टेनेबल और अनगवर्नेबल हो चुका है। दिलचस्प बात है कि जो लोग पिछले मुख्तलिफ अदवार में इस तबाही के बिल वास्ता या बराह रास्त जिम्मेदार हैं, आज मुख्तलिफ तजावीज़ दे रहे हैं, सियासी दुकान चमका रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जो खुद वजीर बिजली रह चुके हैं और दो बार रह चुके हैं और बिजली महंगी करने के हालिया फैसले का जो हिस्सा हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जाए, सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म की जाए। तजवीज़ अच्छी है, मगर जब हुकूमत में होते हैं तो ऐसी तजावीज़ याद नहीं आती। इस वक्त कुछ और कह रहे हो, अब स्टेटमेंट्स कुछ और हैं, जो कि हमारा कल्चर भी है। आपको सुनवाते हैं कि क्या कहना था इनका जब ये हुकूमत में नहीं होते। बिजली फी यूनिट 1.5 रुपए का इजाफा, बिजली के बिल बिजली बनकर आवाम पर गिर रहे हैं। तो बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा महंगा, तेल महंगा, तो ये जो बेचारे जिनकी 15-20 हज़ार रुपया तनख्वाह है, उनके लिए तो जिंदगी जहन्नम बन। तहरीक इंसाफ का बंदा आपसे वोट मांगने आए तो उसको बिजली के बिल दिखाना। ये क्रांति ज़दा हुकूमत जिसको हम पे मुसल्लत किया है, ये बोझ पाकिस्तान के अवाम को उठाना पड़ रहा है। बिजली की बिल में, खाने पीने के अशिया के बिल में महंगाई की सूरत। फ्यूल कॉस्ट है ना 9 रुपए पर किलोवाट आवर, 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना, वो 12 रुपए की हो जाएगी। सवाल यह है कि निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? क्या आवाम को रिलीफ मिलेगा या बिजली के बिलों की कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी? चेयरमैन PTI को अगर उनकी बात करें तो आज भी रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो फैसले का इंतज़ार हो रहा है और ये जो है वो देखना है कि उसका क्या नतीजा निकलता है। सो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में ज़रा इस मसले पर बात करेंगे, लेकिन असल में जो महंगाई और बिजली के बिल हैं उन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस तो अपने जो पैनलिस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे और फिर ज़रा बात करेंगे कि ये मसला लॉन्ग टर्म बेसिस पे किस तरह हम इसको हल कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर साफ़ी तजियाकार हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मुस्तफ़ा साहब, मैं ज़रा पहले आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा। मुझे बताइएगा कि हम सब ये डिबेट काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का दौर, अंधेरे बिजली आ जाएगी, ये बहस चलती थी। दूसरी पार्टी ने उसके ऊपर बाकायदा पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए प्रॉपर तरीके से बताया कि इनसे कुछ नहीं हो रहा, हम ही आके करेंगे। ठीक है, नून ने आके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, लेकिन आज मैं ज़रा आपके सामने कुछ फिगर्स रख देता हूं जो गवर्नमेंट की एस्टिमेशन है। 2800 अरब रुपए की हमने जो है वो बिलिंग करनी है, जिसमें 2000 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स हैं और 800 अरब रुपए जो है वो रेल बिजली की कीमत है। एक पार्टी के वज़ीर आज़म ये कहते रहे कि जी बिजली 6 महीने में आ जाएगी, लेकिन वो 5 साल में उस तरह नहीं ला सके। एक लाए, इतनी महंगी ले आए कि सबकी कमर टूट गई, और सिर्फ उसमें वो जिम्मेदार नहीं है, पिछले भी मुआहदे सब शामिल हैं। मुझे बताइए ये निज़ाम आगे चलेगा कैसे? आदिल भाई, निज़ाम इस मुल्क का सिर्फ पावर सेक्टर नहीं, मुल्क ही नहीं चल पा रहा। अभी आपने पावर सेक्टर की जो फिगर्स दी, इसके अंदर तकरीबन 2500 अरब रुपए जो सर्कुलर डेट में है, उसका हमारे पास कोई हल नहीं। तो ये तो हर सेक्टर आप इस मुल्क का उठाकर देखें, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो परफॉर्म कर रहा है? कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सारे बहरान है,
और ये जो बिजली की कीमतें ऊपर गई, जो लोगों को बिल आए, लोग नहीं दे पा रहे, इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासतदानों के भी बयान आने शुरू हुए। जो 15 दिन पहले हुकूमत में थे उनकी भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई कि जनाब ये हुकूमत को करना चाहिए, ये हुकूमत को करना चाहिए। एक बड़ी मुनाफकाना सी चीज़ है, लेकिन हकीकत अगर हमने वाकई इन बहरानों से जान छुड़ानी है तो फिर हमें इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना होगा। सियासी बेयकीनी जब तक ख़त्म नहीं होगी हम इस मुल्क को किसी डगर पे नहीं डाल सकेंगे। ये वो कॉस्ट है कि जो हम सारे मिलकर पे कर रहे हैं, एक आम पाकिस्तानी पे कर रहा है, इस वजह से पे कर रहा है कि पिछले 10 सालों से। आप कह रहे हैं कि हम नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के पॉलिटिक्स करते हैं, यानी ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, ये हमारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के इशू हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के वो इशू आदिल भाई के जो इतने अरसे से, दहाइयों से पेंडिंग है कि जिनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे। एड्रेस करने की पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पहली चीज विल नहीं है, दूसरी चीज उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है। आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि मुल्क की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके पास अपनी फाइनेंस की टीम नहीं है, उनके पास वजीर खजाना नहीं है। वजीर खजाना जब भी चाहिए होता है तो वो IMF से उधार लेकर आते हैं। तो ये जब सियासी जमातों का हाल हो कि वो इस चीज के ऊपर तवज्जो ही ना दें कि हमने लोगों की जिंदगी के अंदर अगर कोई बेहतरी लेकर आनी है तो उसके लिए हमें तैयारी भी करनी है। पूरी दुनिया के अंदर आप शैडो कैबिनेट्स देखते हैं, पाकिस्तान में कोई आपने कभी ऐसी देखी? तो सियासतदान वो सिर्फ हुकूमत के अंदर आने के लिए इक़्तिदार की एक तो हवस है, नंबर 2 कि मेरा DC लग जाए, मेरे असले के लाइसेंस बन जाए, ये उन सियासतदानों की प्रायोरिटी, और गली मोहल्ले और सड़कें हम बनवा दें। तो जब प्रायोरिटीज ही सियासतदानों की ये होंगी तो फिर ये आज आप ये दिन ना देखें तो ये सारा का सारा जो कल्मिनेट हुआ है आज ये जो हम देख रहे हैं, इससे आगे और मजीद सख्त दिन आने। अब आप खुद इस चीज़ से को समझते हैं कि अब डॉलर जो और पाकिस्तान रुपये की जो पैरिटी डिस्टर्ब हुई है और रुपये डीवैल्यू हुआ है, आप अगले जो पेट्रोल और डीजल खरीदने जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा रुपए उसके लिए अदा करने पड़ेंगे। उसके नतीजे में आपको पेट्रोल डीजल महंगा करना पड़ेगा। जब आप पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे तकरीबन 60% के करीब आपका जो एनर्जी का मिक्स है वो थर्मल के ऊपर है। तो आप फिर जो बिजली बनाएंगे वो महंगी बनेगी, फिर आगे जो लोगों को बेचेंगे तो वो आपको महंगी बेचनी पड़ेगी। तो आपके ख्याल में निगरान हुकूमत का मामला सिर्फ गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन तक तो हो सकता है, थोड़ा सा पब्लिक एंगर को एड्रेस करने के लिए हो सकता है, उनके पास थोड़ा बहुत रिलीफ देने की भी स्पेस नहीं है, उसके बियॉन्ड उनके पास स्पेस नहीं है। देखिए ना, एक तो इस वक्त हमें ये चीज जहन नशीन कर लेनी चाहिए, और ये झूठ होगा अगर कोई कहता है कि मैं इस मुल्क की प्रॉब्लम्स को 6 महीने में फिक्स कर सकता हूँ, साल में फिक्स कर सकता हूँ, 3 साल में फिक्स कर सकता हूँ। नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ है। कम से कम 10 से 15 साल चाहिए, कम से कम 10 साल आपको और कंटिन्यूटी के साथ चाहिए, चाहे कोई भी, और वो भी 10 साल के अंदर कोई बहरान ना हो, स्टेबिलिटी हो, तब कोई गवर्नमेंट जाके डिलीवर कर सकेगी, वरना नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट्स की इनसिक्योरिटी क्या होती थी? वो ये होती थी कि पीपल्स पार्टी का ये खौफ था कि नून आ जाएगी किसी भी तरह और फिर हम फारिग हो जाएंगे। वो ऐसे डिसीजंस करते थे जल्दी जल्दी वाले कि जो 2-2.5 साल की पॉलिसी हो। PMLN का खौफ था जब PTI तैयार हो गई थी, और उनको ये था कि ये आ गए तो हमारा सारा जाएगा। सो जो भी पॉलिसी बने वो लॉन्ग टर्म 10-15 ईयर्स के लिए बने। अब आज साहब मैं जरा अब्बासी साहब को भी ले लूँ डिस्कशन अब जरा, क्योंकि आमिर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अब्बासी साहब मुझे बताएं, आज आप भी एहतजाज कर रहे हैं, आज आप भी तनकीद कर रहे हैं। गर्दिशी कर्जा तो आपके दौर में भी बढ़ता रहा, और गर्दिशी कर्जा सिर्फ आपके दौर में नहीं बढ़ता रहा, गर्दिशी कर्जे पे सियासत होती रही है इस मुल्क में। PMLN आई तो पीपल्स पार्टी का बता के गई, PMLN गई तो PTI ने हमें बताया, PTI गई तो फिर ये 1.5 साल की हुकूमत जो आई थी इसने बताया कि देखें ये क्या कर गए मुल्क के साथ। आप भी जो है वो डबल करके चले गए गर्दिशी कर्जे, चोरी नहीं खत्म कर सके, सिस्टम में लाइन लॉसेस को नहीं खत्म कर सके, ट्रांसमिशन लाइंस को बेटर नहीं कर सके। मुझे पता है, ये सवाल करते हुए मेरे जहन में है कि ये बहुत महंगा काम है। ये ट्रांसमिशन लाइंस हम 2013-12 से सुन रहे हैं कि ये बड़ा काम है, महंगा काम है, लेकिन उसके लिए आपको एक एफर्ट तो नजर आती है। आप सारे एक दूसरे के ऊपर तनकीद ऐसे करते हैं जैसे इस मसले की जरूरत ही नहीं है, कोई घर से महंगी कर रहा है बिजली जानबूझ के ताकि आवाम पे बोझ डाला जा सके। आज साहब बहुत शुक्रिया। आज साहब जो सारी डिस्कशन आप दोनों ने की मोस्टली उससे मैं एग्री करता हूँ। एक बात जो मुस्तफा साहब ने शुरू में की कि क्या वजह है कि मुल्क में 44,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, और इस वक्त इंतहाई गर्मी में भी 27,000 मेगावाट जो है वो चल रहा है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है, मईशत जो है वो ग्रो नहीं कर रही। और क्यों ग्रो नहीं कर रही? इसलिए कि मईशत इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता,
और एक जो ये रिजीम चेंज आया पिछले 1.5 साल में, इसने तबाह करके रख दिया। एवरेज जो बिजली की पर यूनिट कीमत थी पीटीआई के दौर में वो 18 से 20 रुपए थी, आज वो 60 रुपए होगी। 1.5 साल में ऐसा क्या हुआ? एक ही बात हुई कि इतना सियासी अदम इस्तेकाम आया कि लोगों की होप्स खत्म होगी और लोग जो है, यानी जो आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, आपका डॉलर नहीं है। डॉलर क्यों कम हुआ? सुने, अगर मुझे मौका दे, डॉलर क्यों कम हुआ कि इस 1.5 साल में डॉलर जो रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट की सूरत में 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, जो ये आपने रिजीम चेंज किया इसकी वजह से। हालांकि हमें 7 अरब डॉलर आगे जाना चाहिए था, तो तकरीबन 14-15 अरब डॉलर जो है वो नुकसान हुआ। ये सारा जो सेटअप चेंज हुआ उसके बदले में, वो हमें पता है कि उसका फायदा क्या हुआ। फायदा हुआ लोग अपनी अपनी डीलें मार के 1100 अरब रुपया माफ करके एनआरओ लेके भागे। आज पाकिस्तान को खुदा न खास्ता एक ही मसले का हल है भाई, मुल्क को सियासी इस्तेकाम की तरफ लेके जाएं, फिर मुआशी इस्तेकाम आएगा। वरना ये जो छोटी छोटी आप चीजें कर रहे हैं, इससे होना नहीं है। सियासी इस्तेकाम लेके आए तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। लेट्स बी फेयर विद, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये 16 माह की हुकूमत मजीद महंगाई, मजीद आवाम के ऊपर बोझ लेके आई ना, हर चीज़ का। अब क्या टाइम वेस्ट करें, सबको पता है, लोग रोज़ खबरें सुनते हैं, उनको पता है क्या चीज़ कितनी महंगी हो गई, रोटी से लेके बिजली तक। अब पॉइंट ये है, आप एक तरफ कंप्लेन करते हैं कि रिजीम चेंज आया, आपको फारिग कर दिया गया, उसके बाद मुल्क को ये 7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, ये रेमिटेंसेस का नुकसान। वो भी कहते हैं कि 17 में जब उनकी हुकूमत गिराई गई, यानी मियाँ साहब की गवर्नमेंट गिराई गई, तो आपने एक चलता मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज किया। या तो हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि सब एक दूसरे को गिराते रहें, तो अब बैठ जाएं जरा लॉन्ग टर्म के लिए, 15 साल के लिए पाकिस्तान में ये फैसला कर लें कि यार ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम एक हैं, एक से मुराद नहीं पाकिस्तान के लिए एक हैं, और बाकी पे सियासत होगी। क्योंकि ये तो पॉलिटिकल इश्यूज ही नहीं है, ये ना आपके बस की बात है ना किसी और के बस की बात है। लेकिन आज भी टोन ना आपकी बात बनाने की है और ना उनकी बात बनाने की, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए भाई, पहली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म नहीं हुई, उनका वजीर आजम नायल हो गया था और पनामा केसेस की वजह से वो नायल हुआ था। वजीर आजम नायल होने के बाद वो आखिरी दिन तक गवर्नमेंट करते रहे। पीटीआई आए तो आप हमें करें ना बात, पीटीआई की तारीख ही आपके पास, वो कोरोना आया, 2 साल में पूरी दुनिया बैठ गई और पीटीआई यहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट का जो इकदाम थे पूरी दुनिया उसको आशीष कर रही थी। आखिरी जब हमें हटाया गया तो 6% की ग्रोथ थी, वो 2 सालों में आज 12% ऊपर होते तो बिजली की जो यूज है वो 27 की बजाय आज 35-36 होता, तो पैसे पूरे हो रहे थे। आज हम नवाज शरीफ साहब के महंगे बिजली के कैपेसिटी पे लगे हुए मंसूबों की 44,000 को पेमेंट करते हैं, 27,000 की हम बिजली बेच रहे हैं, बाकी सारा पैसा गरीब आवाम के जेबों से जा रहा है। इसका ठीक है, गलती होगी, आज अब गलती पे गलती कर रहे हैं। मुल्क में आईनी बहरान है, मुल्क में सियासी बहरान है, जिसकी वजह से माशी बहरान है। आज भी जो कुछ लोग निकल के जो ये बोंगे बयान दे रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन जब मर्जी होंगे, इलेक्शन जब मर्जी होंगे तब तक अब इसको स्टेबिलिटी नहीं आएगी। स्टेबिलिटी लाने के लिए सीधा रोड मैप। मसला ये है कि मैं जरा आमिर साहब की तरफ चला जाऊं, वो हंस भी रहे थे आपकी बात, आप जब बात कर रहे थे वो मुस्कुरा भी रहे थे, जरा उनसे ये भी पूछ लेता हूं। लेकिन इसमें एक इशू हमारे सामने जो है ना वो ये, जी कर लें आजकल आप ये जो आप कर रहे हैं ना, ये केयर टेकर, इनके बस की बात नहीं है मुश्किल फैसला करें। आज मुजाहरे हुए, ये फंस जाएंगे। जब तक कोई अवामी मैंडेट से हुकूमत नहीं आएगी, वो अपनी जोरे अवामी ताकत उसके जरिए। अब्बासी साहब, आपका पॉइंट नहीं जा रहा, सबको समझ रहे हैं। राइट, चलें जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे थे? मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ सवाल, फिर आपसे मैं बाद में पूछता हूँ। क्यों आप हंस रहे थे? मैं आपको बता रहे हैं कि तबाह कर दिया। अब्बासी साहब को पुरानी फॉर्म में देख के खुश हो रहा था और मुस्कुरा रहा था, इसलिए मैंने उनको 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दिए। वो आजकल थोड़ा ज़ेर-ए-ताब हैं, तो ये शिकायत ना करें कि आप भी मेरे 10 ज़ेर-ए-ताब हैं या खुद गायब हैं। बस सेल्फ एग्जाइल भी कोई चीज़ है, सियासत में दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्यों मुस्तफा भाई? सेल्फ एग्जाइल भी एक चीज़ होती है, आप मुल्क में चुप जाए वो भी एक चीज़ होती है, बाहर चुप जाए वो भी एक चीज़ होती है, अब अब्बासी को टाइम दे दो तो ठीक है ना। जी अच्छा, मैं चले सवाल रख देता हूँ आपके सामने। मुझे ये बताएं, आप हम सब कवर करते रहे, 2013 से ये मसला था। मुझे याद है ख्वाजा आसिफ साहब जब वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, हम सारे जाके जब वो इंटरेक्शंस होते थे ये कहते थे, हम कहते थे आप इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो आपके लाइन लॉसेज होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इस पर भी तो आपने काम करना है। तो हमें बताया जाता था ये इतना महंगा काम है
कि आप इस सारा पैसा आपका उसी पे लग जाए, अगर आप ये करने लगे तो हम ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन हमने देखा, हम आज 2023 में भी आमिर भाई यही बहस कर रहे हैं कि लाइन लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है, कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। 10 साल बाद डिबेट नहीं तब्दील हुई है, हमारे चेहरे थोड़े तब्दील हो गए हैं, ठीक है, लेकिन डिबेट नहीं तब्दील हुई है। इसका मतलब देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग विद अस। ये कसूर एक पार्टी है, एक इंडिविजुअल का नहीं। ये बगदाद में पहले अंडा या मुर्गी जो है ना, ये हम वही खेल रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब हलाल हराम था सर, मुस्तफ़ा भाई ने जो बात कही उससे 100% इत्तफाक करते हुए और अब्बासी साहब से भी इत्तफाक करते हुए मैं कहूँगा कि हम सब एक दायरे के सफ़र में हैं और हम घूम रहे हैं। मसला क्या है, इरफान सिद्दीकी साहब का कल मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी 9 साल हो गए मोदी को, 15 साल हो गए हसीना वाजिद को। टाइम दिया ना, जो चाइना रशिया, नहीं आप चाइना रशिया को तो छोड़ देना, जहाँ इलेक्शन हो रहा है ना, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अदरवाइज जिस अमेरिका का आज पेट में दर्द हमें नज़र आ रहा है, या जमहूरियत का कि जी यहाँ पे इलेक्शन होने चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, ना चाइना, ना यूएई, ना कतर, ना सऊदीया, उनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक, उनको इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक है कि आप दे दें। बहुत अच्छी बातें सारी, मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब 93 से 96 IPPs लगाए, हमने वो भी कवर किए। 97 में नवाज शरीफ ने ओथ से पहले इसी इस्लामाबाद होटल में कहा कि ये मुआहदे हमारे गले पड़ेंगे, ठीक है, वो पीछे थे उनके, पूरा जोर लगाया, पकड़े, इंटरनेशनल फोर्सेज आई, सबको छोड़ना पड़ा कि जी IPPs की इंटरनेशनल सॉवरेन गारंटियाँ थी आपकी, सबको वापस करना पड़ा। एक एक चीज़ मेरे बिल्कुल सामने है। 2015 में फिर उनको वही मुआहदे करने पड़े। बता रहा हूँ, 1 मिनट में पूरा सफ़र बता देता हूँ। जब यूसुफ रज़ा गिलानी बने वज़ीर आज़म, उस वक्त 13 से 18 में क्या था, इफ्तिखार गिलानी, पीछे नून और पीछे फ़ौज, और जनाब वो लगा रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़नी है, IPPs 0, आप LNG का गैस का किया हुआ ठेका कमीशन के नाम पे स्टे कर दिया, स्टील मिल शौकत अजीज़ के दौर में नहीं बेचने दी। यहाँ अदलिया भी उतनी ही साथ है जिस वक्त हम फौजियों के लिए बात करते हैं, ये कनाइमेंट्स के साथ काम हो रहे थे, इसको गंदा करो, उसको गंदा करो। नवाज शरीफ 2013 पहली मीटिंग 60 साफ़ी कि जनाब इस वक्त कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करता क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ पर बिजली 16 घंटे नहीं है, ठीक है, और बिजली भी आई, दहशतगर्दी भी ख़त्म हुई, और 14 से धरने शुरू हुए और 17 में उस बंदे को वहाँ पहुँचाया जहाँ इमरान खान कहता है मैं 6% पे था, नवाज शरीफ लाया 6% पे, दोनों एक बराबर हो गए यहाँ पे, दोनों 6% हो गए। लेकिन इन रियलिटी टेक्निकली स्पीकिंग जब पाकिस्तान की इकोनॉमी 6% ग्रोथ पे जाती है तो वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है। हम 6% पे ले तो आते हैं लेकिन चला नहीं पाते मुल्क पे। पीट रहे थे नवाज शरीफ कि अगर हम 24 घंटे बिजली देंगे हमारे सारे ट्रांसफार्मर फट जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन और ये जो ट्रांसफार्मर इतने पुराने हैं कि अगर इनमें रेगुलर बिजली आई तो ये सारे चले जाएंगे। ये सारी बातें दुरुस्त होने के बाद फौजियों ने कहा कि हमने गलती की, पिछली रजीम में जनरल बाजवा और DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस और DGISPR की, ठीक है, हम पीछे हट रहे हैं सियासत से, अदलिया पीछे नहीं हटी, एक दिन भी कोई बयान नहीं आया। जिसने सारा काम साकिब निसार के बाद आसिफ सईद खोसा ने, जिसके ससुर ने भुट्टो को गलत फांसी दी थी और माना था, उसने कहा बैठ जाओ, लेकिन खुद क्या कहता है आखिर में, जब उसने बाजवा की एक्सटेंशन छेड़ी जनरल बाजवा की, तो कहा कि मुझे तो ऐवान सदर का कहा गया था, वहाँ भी पर्सनल लालच मौजूद था। अब आप आ जाएं यहाँ पे जहाँ हम अब पहुँचे हैं। खान साहब को आखिरी दिन याद आई PDM, जब पता था सुबह मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, क्योंकि वो ये सारे काम कर चुके थे, पता उन्हें भी था। अब आज उनके खाने पीने के आगे मजाक की बात नहीं है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं ना कि जी अब धरने सड़कों पे बिजली के लिए ना दो, सुप्रीम कोर्ट के सामने दो, ताकि बदले में देसी घी में तले हुए देसी मुर्गे और मटन आपको कैदी के तौर पे मिले। तो सारी कौम को कैद हो जाना चाहिए ताकि सरकार की मुद्दत में आप अंदर भी हों और आपको खाने पीने की जिम्मेदारी। मतलब लड़ाई किस चीज़ की है, इसी चीज़ की है ना, खाने पीने की। अब आ जाएं, ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब ने बनाई, बहुत अच्छा आइडिया, सब कुछ है, अगर इसके पीछे पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी कैसे चला लेंगे आप? इसके लिए सबको गुनाहों का कफारा पब्लिक में आके माफ़ी मांग के सूरत में फिर आपको टाइमलाइन करनी पड़ेगी। जी ये वो चीज़ें हैं, ये आप अकेले नहीं कर सकते, मैं आपको बता दूं। इन्होंने 9 मई आखिरी बात कर दूं, शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ की तो नहीं है ना, अब ये तो अपने मुल्क में फैसला करना है कि जो भी वज़ीर आज़म आए उसको सिस्टम के तहत चलता है। अगर 9 मई इमरान खान की सियासत तबाह करती है तो मरदमशुमारी पे साइन करके इन सब ने अपनी सियासत पे कुल्हाड़ी मारी। जब आप 90 दिन से मुत्तफिका इलेक्शन से 4 महीने आगे जाने की कर गए तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि कब होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या 14 मई का हम यहाँ बैठ के कहते थे नहीं होंगे इलेक्शन, कि कुव्वत नाफज़ा एस्टैब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम नहीं करा सकते।
तो आप करा लें इलेक्शन। क्या आप मेरे और आपके इनके जोर में जब इनके बंदे खड़े होंगे बैलेट बॉक्स ले जाएंगे, आपके बंदे खड़े होंगे इलेक्शन है ना कि इलेक्शन हो जाए जल्दी, बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते। नहीं, यहां पे एक बहुत बड़ा मिसाक दोबारा होने की जरूरत है, और पब्लिक में, ये बंद कमरों में नहीं। फैसिलिटेशन काउंसिल भी तब चलेगी, आप कुछ असूल तय करेंगे, हर सूरत में टाइम भी पूरा करेंगे आप लोग। वैसे तो 63 के बाद वो तो खत्म हो गया काम, आप कोई नया आइन सुप्रीम कोर्ट ही रीराइट करेगी तो दोबारा बहाल होगी। आपको बैठ के मुआयदा करना बिल्कुल कि हम सब, इसका मतलब हम दोबारा से मीसाके जमहूरियत दायरे का सफर है जा रहे हैं अब। लेकिन आपको बिल्कुल फेयर कमेंट, तो आजकल तो आपकी पोजीशन ही बड़ी डिफरेंट है। आपको लगता है कि यहाँ कोई इनिशिएट कर सकता है और आपको लगता है कि दूसरी साइड उसको एक्सेप्ट कर सकती है, या ये भी दायरे का सफर ही है जिसकी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? फेयर कमेंट देखिए, अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा, और इस क्राइसिस में जिस जगह पर हम आज खड़े हुए हैं, इससे आगे एनार्की है, इससे आगे सिविल डिसोबीडियंस है। जो आगे के जो सिनेरियोज हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो सिनेरियोज हमारे बने तो फिर बिस्मिल्लाह ना कीजिए। लेकिन क्या रियासत के अंदर वो कैपेसिटी रह गई है? आज अवाम बिजली के बिल देने की सकत नहीं रखती। मसाजिद से ऐलान हुआ है कि बिल अदा नहीं करेंगे। इसके बाद जो खुदा न खास्ता अल्लाह माफ करे जो स्टेज आना है वो ये है कि आप अशिया खुर्दोनोश नहीं खरीद सकेंगे। अगर एक अंडा आपको 1200 रुपए के अंदर मिलेगा तो उसका कौन खरीद पाएगा उसको? आपके मुल्क के अंदर कारोबार बैठ गया है, आपकी मैशत चल नहीं पा रही है। $3 अरब की जो फैसिलिटी आपको IMF ने दी है उसके सहारे आप खड़े हैं, वरना आप डिफॉल्ट हो चुके होते। अच्छा, इस जगह पे आप खड़े। लेकिन मुस्तफा भाई, जब आप ये कहते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जब आप ये कहते हैं कि नहीं करेंगे तो ये होगा, मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा सवाल बड़ा स्ट्रेट है आपसे। आपको लगता है कि ये करेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि कॉस्ट क्या है। हम जो सारे सियासत में मौजूद हैं, जो आप मीडिया में, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होता है ना। हम कहते हैं कि यार कि इस काम के नतीजे में फायदा क्या है और नुकसान क्या है। इस मुल्क में हमारी जो ईगोज हैं, 75 साल से एक ही मामला जिसने सारी डिस्टॉर्शन क्रिएट की हुई है ना। लोग भी, सियासतदान भी नहीं बैठते, खड़े हो जाते हैं। आपने देख लिया 75 सालों में, फातिमा जिन्ना खड़ी हो गई, बेनजीर खड़ी हो गई, भुट्टो खड़ा हो गया, नवाज शरीफ खड़ा हो गया, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, इमरान खान भी आज सामने आ गया। तो गुजारिश ये है कि आपने भी तजर्बात करके देख लिए, कभी डायरेक्ट मार्शल लॉ लग गया, कभी उसमें हाइब्रिड निज़ाम आ गया, सियासतदान भी अपनी सियासत को ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। सिस्टम के अंदर से जो डिस्टॉर्शन है, इस डिस्टॉर्शन को खत्म करें। और बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा आमिर भाई ने कि हम इस वक्त जिस तरीके से हमने आइन को फ्लाउट किया, आइन इस वक्त मौजूद ही नहीं है। कहीं किसी खड्डे और किसी खाई में पड़ा हुआ है आइन, लिटरली। सुप्रीम कोर्ट की कोई सैंक्टिटी नहीं है, पार्लियामेंट की कोई सैंक्टिटी नहीं है, सियासत की कोई सैंक्टिटी नहीं है, सियासतदानों की कोई सैंक्टिटी नहीं है। तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, हम सारों को अकल को हाथ देना होगा, हमें आपस में बैठना होगा, चाहे हम कितना एक दूसरे को पसंद करें ना पसंद करें, और हमें वही असूल जो हमारे आइन ने वज़ा कर रखे हैं उनको एक दफा फिर से मानना पड़ेगा कि इस मुल्क में हुकूमत उसी को मिलेगी जिसको अवाम देंगे, और फिर उसको 5 साल हुकूमत करने दी जाएगी, और फिर उसका एहतसाब भी अवाम करेंगे, ना कोई अदालत करेगी। उसूली तौर पर तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब वो PMLN इस पोजीशन में थी कि इलेक्शन हो, उस वक्त वो PTI उसको गैर आईनी कहती थी। क्या आप अर्ली इलेक्शन की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं। आज ये इस पोजीशन में आए तो वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो आज अगर आप किसी को इलेक्शन, आज मतलब ओपनली हमें एडमिट करना चाहिए, अगर आज हो तो PTI की बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस बेस पे कि चूंकि उसूली बात है, आपको लगता है कि वो खड़े हो जाएंगे, हाँ ठीक है यार उसूल की बात करनी चाहिए, इनको बना। उसूली तौर पर आप ठीक हैं, मैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कोई जगह देगा। अब फियर क्या है? फियर देखें, अब फ्रैंकली हमें एडमिट करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब का जो दौर था उसके अंदर ऑपोजिशन के साथ ठीक ठाक ज्यादतियां हुई, मीडिया भी उसमें शामिल था, और मीडिया चैनल के ओनर्स अंदर हुए, सहाफी TV चैनलों से निकाले गए, सियासतदान अंदर हुए, हेरोइनें पड़ी, वो भी कोई मिसाली जमहूरी दौर नहीं था। ठीक बात है। तो इन चीजों ने फियर क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद जो डिस्टॉर्शन उनकी क्रिएट होगी मिलिट्री के साथ अपनी रिलेशनशिप में। अब हम सियासतदान अगर पावर पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे तो हम ये देखेंगे और इसका एहसास करेंगे कि यार ये जो 25 करोड़ लोग हैं जिनके लिए हम सियासत करते हैं, जिनके पास हम वोटें लेने जाते हैं, अब उनका कोई हाल नहीं, उनका कोई हाल नहीं, बचेंगे तो वोट डालेंगे। तो और फिर एक और सिनेरियो भी है, और वो सिनेरियो ये है कि देखें जो इस वक्त क्राइम की सूरत हाल है, हम अपने माशरे को किस जानिब लेके जा रहे हैं। ये लोग फिर घरों में नहीं बैठेंगे, आज बिजली के बिलों के लिए बाहर निकले हैं ना,
फिर ये आपसे अपना हिसाब किताब लेने आपके घरों में भी दाखिल हो। अब्बासी साहब, आप एक तो दो बातें ना कि आमिर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा या तो आए बैठे दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, एक ये सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर सच्ची बात यह है कि इल्ज़ामात सबके ऊपर लगते रहे, सब ने ही भुगत लिया और सब ने भुगतना भी है मजीद। या तो ये फैसला करना है कि ऐसा माहौल बनाना है कि निज़ाम चलता रहे। लेट मी ओपनली एडमिट दिस फैक्ट, ये निज़ाम अगर डूबेगा तो उसकी जिम्मेदारी आप सबकी होगी, क्योंकि आप नहीं बैठ रहे साथ। अवाम ने तो वोट डालना है, इलेक्शन होगा, नहीं होगा तो एहतजाज में बाहर आ जाएंगे आपके साथ। मुस्तफा भाई की जो बात है, आप उससे एग्री करते हैं कि अगर साथ बैठें और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, या फिर नहीं, आपका आज भी ये ख्याल है कि ये चोर हैं सारे, अब हमें बाहर निकालो, इनको अंदर करो, हमसे बात करो और आगे बढ़ो? देखिए आदिल साहब, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम एक कोई नए चार्टर की बात क्यों करें, क्योंकि आइन आपने खत्म कर दिया। आइन पाकिस्तान वो चार्टर है, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है जो पूरा पाकिस्तान, जिसका बच्चा बच्चा हर इदारा उसको मानने वाला है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे, हमें उसकी वो है, हमारे आइन है। आइन के मुताबिक चले, और आइन के मुताबिक आपने ना चल के देख लिया। आपने पिछले 1.5 साल कोशिश कर ली कि जी आवाम को दबा के आइन के मुताबिक हमने अपनी गवर्नमेंट खत्म की, आपने इलेक्शन नहीं होने दिया। आपने कहा जी आप मैनेज करेंगे, जितनी मर्जी फैसिलिटेशन सेंटर्स आप बना लें। जब तक अवाम पाकिस्तान का एतमाद नहीं होगा और 25 करोड़ लोगों के मुल्क को आप डंडे से ठीक नहीं कर सकते। ये बेवकूफियां करते जाएं। लेकिन जब तक लोगों को आजादियां नहीं होंगी, मुआशी आजादियां, सियासी आजादियां, आईनी आजादियां, शहरी आजादियां, मुआशरे नहीं चलते। दुनिया में अब बहुत बड़े इनकलाब ले आया आपका टेक्नोलॉजी। तो आज हर आदमी को अपने हकूक का पता है, लिहाजा पाकिस्तान के सारे लोग आइन के मुताबिक हैं। हम हर जमात से बैठने के लिए तैयार हैं, अगर वो आइन पे वापस आ जाएं। फ्रीज हो गया उनका सिग्नल, वो कह रहे हैं हम हर जमात के साथ बैठने को तैयार हैं अगर वो आइन पे वापस आ जाए, क्योंकि आइन पे मुल्क नहीं चल रहा, ये हमारा इख्तिलाफ है और तो कोई इख्तिलाफ। देखें, अमरीकी चूरन साइफर का बेच के आप मकबूल हुए, फंसे स्टेट बचाने के चक्कर में। आइडियली तो ये बात थी कि 9.25 साल की केपी की गवर्नमेंट का बताते कि हमने इतने दर्जन डैम बनाए हैं, वादे किए थे ना, ये बताते 3.25 साल की हुकूमत ने हमने ये काम किया। ये कहते हैं इन्होंने ये कर दिया। कोई चीज़ अपनी बेचने को नहीं है। पहले 5 साल में पुलिस रिफॉर्म थी केपी की, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, बड़ी क्लियर। हमने देख लिया खान साहब की कैपेसिटी में महमूद खान को, और हमने देख लिया बुजदार साहब को कि आप जब चुनते हैं तो किन को चुनते हैं। लिहाजा कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हमें पता चल गई। यहाँ अवाम आज बिल्कुल इमरान खान के साथ है, कोई शक नहीं है इसमें, क्यों कोई बंदा बोले, लेकिन किस बुनियाद पे है ये एक और कहानी है। यहाँ पे हमने उनकी काबिलियत देख ली कि जब वो चुनाव करते हैं तो किन लोगों, सदाकत अब्बासी कैबिनेट में थे ना मुझे बता देना, सदाकत अब्बासी की तो कैबिनेट में मरी का जिला बन गया, मरी का जिला चला गया, शाहिद खान अब्बासी और ये आपस में लट्टम लट्टा होते रहे। जो कुछ होता रहा सब कुछ। इशू ये है कि जब लीडरशिप का इम्तिहान होता है उस वक्त वो साबित करती है कि मेरे साथ मैंने किन को चुना। जो मर्जी नवाज शरीफ को कहें, भागे लोग उसके। मतलब जो मुस्तफा साहब ने अभी बात कही, कौन सा काम था जो खान साहब ने पर्सनल गुस्से में नहीं किया। रिजीम चेंज जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा, इन सब ने मिलकर कराई, और उसके बाद गुस्सा जाती आया। शहबाज शरीफ की जमानत हुई, दोबारा अंदर। नवाज शरीफ की जमानत हुई, दोबारा अंदर। केसेस अपनी जगह खड़े थे, आज वो फेस कर रहे हैं वहां बैठ के। उनके जो 2-4 डाय आर्ट थे वो गायब हो गए, छुप गए, और बाकी अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा की तरह का एक चेहरा जो हमारे सामने सियासतदानों का है वो दिखा गए। मसला ये है कि खान साहब को मिले कौन लोग असली, कब, जब घर में अकेले बैठे थे। ये दोबारा भी नजर नहीं आएंगे, ये हर हुक्मरान का नहीं है जी, ये आज का नहीं। अब्बासी साहब, आपको लाना पड़ेगा ये जो कह रहे हैं ना आइन तो सबसे पहले खुद सबवर्ट किया अब्बासी साहब ने 63 में दोबारा पंजाब गवर्नमेंट दिला के। आपको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा कि मानो गलतियां, इलेक्शन कराओ या ना कराओ, आपको एक सिस्टम ला के देना पड़ेगा। हम इलेक्शन में भी 3, 3.5 साल, 4 साल बाद देखते रहे हैं। अदम एतमाद हुकूमत वजीर आजम गुजरा कि किसी ने की 5 साल पूरे नहीं किए, इसलिए नहीं किए। तो आपके ख्याल में चार्टर ये नहीं होना है कि इलेक्शन लाजमी हो, चार्टर ये होना है कि हमने आगे 15 साल 10 साल चलना किस तरह कैसे, यानी अगर किसी की हुकूमत आ जाती है तो उसको चलने देना है। यही अब्बासी साहब, अच्छा साहब आपके साहब से गुस्से में बोल रहे हैं, स्पीकर ही जा रहा है। जी, राना साहब से बसत एहतराम, आपको इमरान खान के 10 साल पसंद नहीं आए,
तो ये आपका अपना राइट है, आप इमरान खान के खिलाफ वोट दें। जमहूरियत उनको पसंद है कि नहीं है, आप उनसे मैंडेट ले लें। अगर इमरान यहां बैठ के टीवी पे कह देना कि मुझे इमरान खान पसंद इसलिए नहीं है कि उसने महमूद खान को चूज किया, ये आपकी अपनी जाती राय है। आइन ये नहीं कहता, आइन ये कहता है कि क्या उस इलाके के, उस हल्के के, उस मेरा ख्याल है ब्रेक लेता हूं मैं, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, वरना आप प्रोग्राम रिपीट पे देखेंगे मेरी आवाज जो है वो कट जाती थी बीच में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ नहीं मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। गुज़िश्ता बुध को पीटीआई वकला की जानिब से उम्मीद का इजहार किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में संगीन गलतियों की निशानदही की थी। लेकिन फिर जुमेरात को पीटीआई वकील ने तवील दलाइल देते हुए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज के लिए जुम्मे का दिन रखा गया। जुम्मे को अमजद परवेज बीमारी के बायस ना आ सके, जिसकी वजह से समाअत आज तक मुलतवी की गई। फिर उसी दिन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से इल्ज़ाम आयद किया गया कि चीफ जस्टिस गुज़िश्ता 1 साल से चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्तों पर इल्तवा दे रहे हैं। इस ट्वीट के बाद जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में तेज़ी आई। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस की जानिब से इंदिया दिया गया कि आज फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब ये मामला कल पर चला गया है। देखना यह है कि क्या तोशाखाना केस का फैसला मौजूदा सियासी सूरत हाल पर असरअंदाज होगा। अगर सज़ा मौत हो जाती है तो क्या दूसरे केसेस में चेयरमैन पीटीआई को ज़मानत मिलना आसान होगी। तो दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की गई है, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। क्या हालिया तनकीद के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में मज़ीद मुदाखलत की गुंजाइश मौजूद है? अब ज़रा इस मसले को डिस्कस करते हैं। भाई साहब, मुझे ये बताइएगा, आज भी रिलीफ नहीं मिला, अगर सज़ा मुअत्तल भी हो जाती है तो ये जो पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल है, इस पर इसके क्या असरात मुतवक्के हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आदिल में मेरे दोनों भाई बड़ी जमहूरियत की बातें कर रहे थे, पता नहीं किस उम्मीद में बातें कर रहे थे। जिस तरह के हालात हैं मुल्क में, चाहे वो मीडिया पे पाबंदी हो, चाहे वो इमरान खान साहब का खाली केस ही अगर आप मिसाल बना लें, तो जिस तरीके से वो उनका ट्रायल चला, जिस तरह के एक मुतासिब जज साहब ने उस ट्रायल को चलाया, जिस तरह इमरान खान साहब को बिल्कुल अपना जो उनका राइट टू डिफेंड था वो उनको डिफेंस दिया ही कोई नहीं गया, ना इमरान खान साहब अपने गवाह पेश कर सके। पहली तो बात है केस बनता ही नहीं था, 120 दिनों के बाद तो ये केस बन ही नहीं सकता। वो एक अलग जगह पे उस पर स्टे हुआ था, तो फिर रातों रात और दिन दिन करके जिस तेजी से इमरान खान साहब को सजा दी है, वो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान उसको समझता है कि ये नाइंसाफी है, फैसले कहीं और हुए और इम्प्लीमेंट कहीं और हुए। और फिर हमारा जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, उनसे हमारा जो उनके फैसलों के हवाले से इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल लिख के दिया हुआ है कि वो अपने आप हमारे केस इमरान खान साहब के ना सुने। और ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं जहां पे किसी जज साहब पे अगर कोई एतराज आता है वो अपने को रिक्यूज करें। और फिर हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से इमरान खान साहब को सजा हुई, उतनी ही लेट देर करके उनको रिलीफ मिल रहा है। हालांकि जितने लीगल एक्सपर्ट हैं वो समझते हैं कि जी अगर 3 साल की सजा है तो पहली पेशी पे ही उनको वो सजा सस्पेंड हो जाती है। आपके पास एक तरीका है कि आप जजमेंट के ऊपर तो रज के तनकीद कर सकते हैं, लेकिन जब आप जज पर तनकीद करते हैं तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आप जजेस को प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं। आपके ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के जब जज साहब पर दबाव डाला जा रहा है, वहां से ये पैगाम दिया जा रहा है, तो मुझे ये बताएं कि क्या इससे ये इंप्रेशन ना लिया जाए कि आप लोगों के पास भी एक टूल है कि अगर वहां से कोई मसला है तो फिर आप लोग भी जो है वो अपना हाथ सोशल मीडिया पे साफ करके बराबर कर देते हैं मामला? नहीं, हमारा तो रिटन कंप्लेंट मौजूद है ना। हमारे इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद है, उनके खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न और उनकी अदालत में भी रिटर्न दरख्वास्त की हुई है कि हमें उन पे फैसले हमारे ना करें, जिस तरह खासकर 9 मई को जो हुआ, जो उनकी अदालत में। इसलिए आपको लगता है कि अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी जज पर दबाव डाला जा सकता है, दबा के उसके ऊपर तनकीद की जा सकती है ताकि वो और प्रेशर में, और फिर लोग कहते हैं कि उसके बाद जाहिर हमें असरात भी दिखते हैं उसके इन चीजों के। वो कह रहे हैं आप तो क्या जमहूरियत की बात है? जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के बारे में होता रहा, जो कुछ वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में हुआ और जो आजकल भी हो रहा है, मेरा ख्याल है उसके मुकाबले में हमारा तो एक रिटर्न एतराज है। और दूसरी बात ये, इमरान खान साहब को सुने, इमरान खान साहब जो वजीर आजम रहे, क्या उनको बी क्लास नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनको जो जज, जो अदालत जो ने फैसला किया था कि उनको अडयाला जेल में रखा जाए, क्या समझते हैं इस फैसलों में जो सियासत आपको नजर आ रही है वो सबको वाज़ेह? अगर आप कानूनी बात पूछें तो उन्हें मिलनी चाहिए साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात जो उन्हें मिल चुकी हैं, लेकिन अगर आप सियासी बात पूछें तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये फॉर्मूला पूरी कौम को बताया था कि अगर इतनी अयाशियां जेल में करनी है तो फिर इससे बेहतर है कि बंदा जो है वो जेल से सारे मुजरिमों को बाहर निकाल दें और फिर सबको एक जैसी सहूलत दें। ये क्या बात हुई कि अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून? आप मुझे मिसाल दें किसको सहूलत नहीं मिली, मुझे किसी एक सियासी बंदे का हवाला दें, फिर मैं जवाब देता हूँ ना। उनका कहना एक अलग बात है, एक अदालत नहीं सर, मैं अमेरिका में मौजूद था जब वो ये तकरीर में फरमा रहे थे, मैं वो कवर कर रहा था, वहां मौजूद था और बाकायदा तालियां बजवाई और वो बड़े महजूज हुए इस बात के करने के बाद। जी देखिए, अगर आज अब्बासी साहब इतनी सख्तियों में सर, अब जरा मुस्तफा साहब को बात तो करने दें, जरा मैं जवाब तो ले लूं। वो इमरान खान के दौर में 50 अब्बासी साहब, सर जरा मुस्तफा भाई को बात तो करने दें। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेटे रहे। सर ऐसे नहीं होता ना, देखें जी आप बात कर ले, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, आप बात कर ले, देखें वरना हम दो अब्बासी उलझ जाएंगे। और खैर एनीवे, आदिल भाई बात ये है कि जो बयानात आज ये दे रहे हैं, इससे पहले ये बयानात मुस्लिम लीग नून ने भी दिए कि हम लोहे के चने हैं। वो हाशमी साहब सेनेटर थे, उन्होंने कराची के अंदर एक बयान दिया। तो सियासी जमातें हज़ारों घंटे हमने टीवियों के ऊपर बैठ के पहले मियां नवाज शरीफ साहब का केस डिस्कस किया, पैनामा डिस्कस किया, अब हज़ारों घंटे हम सर्व कर रहे हैं इनका केस डिस्कस करने में। तब्दील क्या हुआ है? इस मुल्क में एक ही असूल है और वो असूल ये है कि अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में हैं तो फिर आपको 100 गुना भी माफ़, और अगर आप लाइन के उस तरफ चले जाते हैं और आप उनकी गुड बुक्स में नहीं रहते तो फिर आपको ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। डॉन लीक्स के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगती और आज ये भुगत रहे हैं। आज भी हमें जो ये दायरों का जो सफर जो हम ये बात करते हैं, ये असल जो कॉन्ट्रडिक्शन है, हम उसको हल करने की तरफ जा ही नहीं रहे। सर मगर वो आपसे ये डिमांड कर रहे हैं ना कि हम क्यों किसी के साथ बैठे, आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, आइन पे चलें, मुल्क चलाएं, इलेक्शन कराएं, हमें निकालें, कानून के मुताबिक हम बाहर निकलते हैं, आइन के मुताबिक हम हुकूमत में आते हैं, तो आप हमें क्यों ऐसे मशवरे दे रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं? अभी ये भी अब्बासी साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें। 9 मई इन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए किया था या उसको बढ़ाने के लिए किया था? आज बतौर सियासतदान मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो स्पेस है, आप सहाफ़ी हैं, आपकी जो स्पेस है 9 मई के वाक़यात की वजह से ख़त्म हुई है, श्रिंक हुई है। और क्या सियासतदान इतने बेअक्ल हैं कि उनको पता नहीं है कि अगर हम इस पिच के ऊपर जाकर खेलेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा? आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हम सबकी स्पेस ख़त्म हो चुकी है। तो आप जो ये बात अभी कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करें, तो उस वक्त आपकी ये सोच कहाँ थी? आपने खुद इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम क्रिएट करने में बड़ा किरदार अदा किया है, और आज आप बैठ के हमें फिर यहाँ पर भाषण दें कि जी गया वो हो गया। तो जो असल बात है, असेंबली से जब आप पीका अमेंडमेंट्स ये काम करेंगे तब भी तो आप अपनी स्पेस कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना। और फिर उसके बाद यानी कि आइन की बात कर रहे हैं, उस आइन को जिसको इन्होंने खुद जब तहरीका अदम एतमाद पेश करना, वो किसी भी जमहूरियत के अंदर अपोजिशन का हक है। वहां पर आपके स्पीकर साहब बैठे और उन्होंने कहा कि नहीं, आप अदम एतमाद पेश ही नहीं कर सकते। आर्टिकल 5 की बात कर दी, असेंबली पूरी गद्दार डिक्लेयर हो गई। तो आपके जब आपके हाथ में इख्तियार था तो आपका अपना अमल भी तो ठीक नहीं था। इस चीज को तस्लीम करें। और आज ये सारी जो हम आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ इसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं कि जहां पर हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें, रियलाइजेशन नहीं। और अगर हमने ये काम ना किया
तो आदिल भाई ये जो अभी जो लोग बिजली की सूरत में बिजली के बिलों की लोगों की चीखें निकल रही है ना, कॉस्ट आम आदमी पे कर रहा है। हम सियासतदान अगर बैठ के, एस्टेब्लिशमेंट बैठ के, जुडिशरी बैठ के अगर अपने मामलात को तय नहीं करेंगे तो आज हमने आम आदमी को इस नहज पर पहुंचा दिया कि उसके लिए जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं रहा। आप बात करें ना कि वही सेम डिबेट रिटोरिक मीडिया के ऊपर हजारों घंटे जाया होते हैं, ये बात ठीक है। देखें ना असल इशू क्या है, मैं एक छोटा सा वो बात दोबारा कर देता हूँ टेक्निकल, कि 100 रुपए की बिजली बन रही है, 18 रुपए ट्रांसमिशन में जाया होते हैं, मजीद 10 रुपए चोरी होते हैं जो लाइन लॉसेज हैं हमारे। ये सब जाहिर है हम लोग दे रहे हैं या वो लोग दे रहे हैं जो बिल देते हैं। जो बड़ी आबादी बिल नहीं देती है वो तो इस खाते में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम तनख्वाहदार दे रहे हैं या वो लोग दे रहे हैं जो इसकी रेंज में आते हैं, मजीद टैक्सेस, लेवीज, ये सारा कुछ। लेकिन हमारी बहस क्या है कि मैं ठीक हूं, बाकी पूरा पाकिस्तान गलत है, और इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा आप डेमोक्रेसी की बात क्यों करें, आपसे भी सेम सवाल है। वो कह रहे हैं आप आइन पे चलें, कानून पे चलें, मसला हल हो जाएगा। आप किस डेमोक्रेसी का हमें हवाला दे रहे हैं? आप कह रहे हैं हम इनके साथ बैठ जाएं, खत्म हो गई बात। उन्होंने कहा आपको नहीं दिख रहा अदालत हमारे साथ नाइंसाफियां कर रही है, हमें रिलीफ नहीं दे रही। वो असल में हर पार्टी का अपना आइन है, हर हुकूमत का अपना आइन है, हर इस्टेब्लिशमेंट का अपना आइन है, और अदलिया आइन में पंचायत लगा के बैठ गई है तशरीह करने की बजाय, और रीराइट कर देती है। कौन से आइन की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ कुछ राय नहीं, सोशल फैब्रिक नहीं रहा। ये सोशल फैब्रिक का नाम है ना कि आप एक माशरती इमरानी मुआहिदा करते हैं, उसको फिर किताबी शक्ल देते हैं। आपने जब दिल किया, सदर साहब ने खिलवाड़ किया, जब उन्होंने केपी की तारीख दी और सुप्रीम कोर्ट में माना कि गलत हुई, उनके वकील ने कहा क्यों, आज फिर वो चल पड़े इस काम पे। ये असम्बली उन्होंने नहीं तोड़ी, ये प्राइम मिनिस्टर ने तोड़ी। इसकी तारीख जब पहले उनके पास इख्तियार था, अब इलेक्शन कमीशन को असम्बली ने कानून तरमीम करके दिया। वो पार्टी वर्कर बनना चाह रहा है। यहाँ जिसके पास जो दाव लग रहा है ना, वो खेलना चाहता है। लेकिन पीछे कब हटते हैं? जब हर चीज़ निकल जाती है। खान साहब आखिरी दिन तक आज़ादी आज़ादी, वो गालम गलोच, मतलब अभी आप और हम ट्वीट करते हैं, कौन सी गलादत है जो नहीं डाली जाती, क्योंकि आपने लोगों को सिखा ये दिया। और आप कहते हैं कि मुझे अगर पकड़ेंगे तो कंटोनमेंट पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो भाई फिर उन्हीं से जवाब ले लो ना। अगर वो पकड़े गए हैं, मैं तो कंटोनमेंट में नहीं गया। बेनज़ीर भुट्टो खड़ी रही, मार खाती रही, इलेक्शन लड़ती रही, जीतती रही, हारती रही, उसने स्टेट पे हमला नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हो गई, वो शहीद हो गई, जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। नवाज शरीफ को कई दफ़ा निकाला, और आखिरी दफ़ा जिस तरह बेइज्जत करके निकाला। किसी आदमी के साथ वो नहीं होना चाहिए जो किसी भी सियासतदान के साथ, जिसका कसूर नहीं है, उसको रगड़ा दिया। किसने दिलवाया? खान साहब उसके साथ बराबर शरीक थे। क्या हुआ नतीजा? पाकिस्तान तबाह हुआ। खान साहब को लाए, वो ये कह रहे हैं ये सब करप्ट। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ये कहते हैं कि सब करप्ट, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ नहीं हो सकता। इस सारे दायरे में ना, जो बात में पहले जहन से निकल गई थी, मैं बताऊं, ये जो इमरान खान साहब का स्टार्ट था, फौज बिल्कुल साथ, वो पपियां, एक इधर पप्पी एक उधर पप्पी, पूरे सब सलूट कर रहे थे GHQ में बुला के, और रानों की प्लेट भर के मुर्गी की राने खिला के उनका इस्तकबाल हुआ था। वहाँ खाने की डिश ये थी। एक दिन बहस हुई थी कि खाना क्या पेश किया जाएगा। अगर वो उस दिन पाकिस्तान के लिए चल पड़ते, अदलिया उनके साथ थी, फौज उनके साथ थी, लोग उनके साथ थे, ये पाकिस्तान चेंज हो जाता। ये किसी को नहीं मिला, किसी लीडर को नहीं मिला। नहीं, अब क्या हुआ उनको इस 4 साल उसके बाद, जब आपने सब कुछ हवा में किया, कट्टे, मुर्गियां, शहद, हनी, वही खा रहे हैं ना जेल में भी। मतलब आपने लोगों को उस दाव पे लगाया। लेकिन आप, मोहम्मद बिन सलमान एक्चुअली सही इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, आपने गाड़ी चलाई, वो आया मिलिट्री डिप्लोमेसी और इमरान खान के साथ। सर अब ये ठीक है, नहीं मिला क्या? हमें एक MOU, इंडिया को इन्वेस्टमेंट। हम सूबों से रिफाइनरी के लिए जगह नहीं ले सके। आज जब ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, लेकिन ये भी तभी कामयाब होगी जब आप एक नया मुआहिदा कर लेंगे। हम फारिग हो चुके हैं साइंस से। पॉइंट अगेन सर, अब ब्रीफ कमेंट कीजिएगा। मैं दोनों से, फिर मैं अब्बासी साहब की तरफ भी जाना है। इमरान खान साहब को कल आपको रिलीफ मिलता दिखाई दे रहा है? मुझे तो लग रहा है कि कल तो रिलीफ उनको इस हद तक तो जरूर मिलेगा कि सजा उनकी फकीदुल मिसाल होगी, क्योंकि कैप्टन सफदर की 1 साल की सजा 2 महीने 17 दिन बाद मुअत्तल हुई थी। ज़हन में रखिएगा, 1 साल की सजा, जिसमें वो सिर्फ ये रखा था कि मरियम नवाज का शौहर है। सजा उसका जुर्म नहीं था। यहाँ पे छुपाए गए एसेट्स का हिसाब ना देने पे इमरान खान साहब मुजरिम हैं। उनको सजा सस्पेंड होती नजर आ रही है, लेकिन जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे। वो दूसरे केसेस में, वो कई केसेस, उसके अंदर तो बकायदा आ गया ना, जहां पे अभी तक किसी को जमानत नहीं हुई, 9 मई के लाहौर कोर कमांडर हाउस वाले केस में। ठीक है जी, अब्बासी साहब, उन्होंने आपको बताया पूरी तफसील से कि कैसे आप कहां जो है डंडी मारते रहे। कैप्टन सफदर की जो सजा का जिक्र करके वैसे डंडी मारी गई है, लेकिन बहरहाल उनका राइट है। इमरान खान साहब की जो सजा हुई है
उस पर हाई कोर्ट के भी जिन जज साहब पे हमारा एतराज है उनके भी आपने कमेंट सुन लिए और सुप्रीम कोर्ट के भी सुन लिए, और जितना लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं वो उसको बेहतर समझते हैं कि वो सजा है ही नहीं, और बाकी वो तो हम समझ रहे हैं। मैं थोड़ी बातों का जवाब दे दूं। मुस्तफा भाई ने कहा कि 9 मई को जो आपने किया, मुस्तफा भाई हम यही कहते हैं 9 मई को जिन्होंने किया, तो यही तो बात है। मैं तो मानता ही नहीं हूं, ना पाकिस्तान मानता है कि 9 मई में हमने कुछ गड़बड़ किया है। इमरान खान को आपने हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और इमरान खान को बंद करके आप कहते हैं कि आप नहीं, लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने साजिश की। अब हम तो यही कहते हैं कि कोई जुडिशियल कमीशन बनाए और फैसला करें। चले 9 मई मेरे मथे लग गया, 25 मई 2022 को क्या हुआ था? क्यों इस्लामाबाद में गोलियां चली? क्यों इस्लामाबाद में एक पुरअमन मुजाहिरीन पे आपने उनको लाठियों से और गोलियों से भून दिया? वो क्या था? वो सबको पता है कि एक चीज है कि आपको उस वक्त NRO हो चुका था, वो बहुत सारी बातें तय हो चुकी थी। इमरान खान इसलिए आपको चुभता है, चुभे आपका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने तैयार कर लिया है कि वही पाकिस्तान को चलाएगा। अब यहाँ बैठ के आप जो मर्जी कमेंट करें, लोग इसको बाय नहीं कर रहे। असल बात है 2 मिनट खान को बंद कर, वो कहते हैं कि जी 9 मई जिन्होंने किया उन्होंने नहीं किया। जी क्विकली, और देखिए गुजारिश ये कि सर आपका अब्बासी साहब का पॉइंट आ गया। देखिए गुजारिश ये, हकीकत से तो हम सारे वाकिफ हैं, हम शायद उसको टीवी पे बैठ के बयान ना करें, लेकिन इमरान खान साहब के जो 2 लॉन्ग मार्च थे इस्लामाबाद के, जिनका इन्होंने भी जिक्र किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी चीफ की तैनाती के मुताल्लिक थे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो चाहते थे कैटेगोरिकली क्लियरली कि एक शख्स आर्मी चीफ ना बने, ये उनकी सियासत थी। अब बैठ के हम टीवियों के ऊपर उसको घुमा फिरा के इंटरव्यूज में कहते रहे हैं कि हम चाहते हैं फ्रेश मैंडेट के बाद हुकूमत आए, वो सिलेक्ट करे, बहुत लॉट ऑफ थिंग्स। अब ये उसको और रंग देने की कोशिश करें, बहरहाल करते रहे, लेकिन फिर भी आदिल भाई 25 मई को अदालत की जो डिसाइडेड आपको जो एलोकेट की गई थी जगह, वो जगह भी आपने क्रॉस की थी। अच्छा, लेकिन फिर भी इन तमाम चीजों के बावजूद आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, मैं ये समझता हूँ, प्रिंसिपली असूल की बुनियाद पे ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। PTI के जो हज़ारों वर्कर्स और जो लोग जो इस वक्त एहताब का शिकार हैं, नहीं होने चाहिए। और इसी तरह इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, जरदारी साहब के साथ हुआ, उनकी बहन को रात को उठा के आप अस्पताल से ले गए, लोगों के ऊपर हेरोइन डाली, ये सब भी गलत था। दायरों से हमने बाहर निकलना है, सियासतदानों को मैच्योरिटी दिखानी है, एस्टैब्लिशमेंट को कायल करना है, जुडिशरी को कायल करना है, एक पेज पे बैठ के हमें अब पाकिस्तान को बचाना है। थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, आमिर इलियास राना साहब, सैयद अब्बासी साहब। डायलॉग ही मसले का हल है, कर लेंगे वक्त पे कर लेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो हम दायरे में घूमते रहेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।